दोस्तों नमस्कार। मैं B.M. मिश्र अनसुने किस्से में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। अनसुने किस्से में मैं इस मंगलवार आपके लिए लाया हूँ कहानी खूबसूरत पत्नी। सुनीता, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूँ कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल सकता। मुझे शर्म आती है लोगों से ये बताने में कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी ये सूरत देखकर मुझे घिन सी आती है। वो तो पिताजी की मर्यादा का ख्याल करता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें कब का छोड़ दिया होता। बेरुखी भरे राजीव के कर्कश स्वर सुनीता को अंदर तक तोड़ गए, लेकिन राजीव के बर्ताव से वह निराश नहीं हुई। उसे उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल हालात सामान्य हो जाएंगे। तो आइए सुनते हैं एक पति की घटिया सोच को उजागर करती ये सामाजिक कहानी। सुनिए जी, यूं तो मैं आपसे कुछ नहीं कहती, लेकिन इस बार जो कह रही हूं उससे इनकार मत करिएगा। अगली 17 तारीख को मेरी बहन की बेटी मधु की शादी है। सबको बुलाया है, आपको तो विशेष तौर पर कहा है। जीजा जी मेरे घर कभी नहीं आए, मधु की शादी में उन्हें जरूर ले आना। मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलेंगे ना? एक दिन की तो बात है। सुनीता, सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब मत करो। मैं तुमसे कितनी बार बोल चुका हूं कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं चल सकता। मुझे शर्म आती है लोगों से ये बताने में कि तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हारी ये सूरत देखकर मुझे घिन सी आती है। पसरी सी नाक, फटे चप्पल जैसे होठ, शर्ट की बटन जैसी आंखें। तुम जैसी बदसूरत औरत के साथ घूमना तो क्या, बात करने का भी मन नहीं करता। न जाने भगवान ने मुझे कहां फंसा दिया। वो तो पिताजी की मर्यादा का ख्याल करता हूं, नहीं तो मैं तुम्हें कब का छोड़ दिया होता। पिताजी ने तुम्हारे पिता से कहा था, आपकी बिटिया को कोई तकलीफ नहीं होगी मेरे घर में, मेरी बेटी बनकर रहेगी। बस उनका यही वादा मुझे रोक लेता है। सुनीता, पिताजी ने तुम्हें जबरन मेरी पत्नी बना दिया है। मैंने कभी तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। शहर में मेरी जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा है, अगर तुम्हें साथ लेकर निकल पड़ा तो वो भी चली जाएगी। राजीव ने मुंह बनाते हुए सुनीता की ओर आंखें तरेरी। सुनो, अगर तुम्हारे मन में तनिक भी वहम हो कि मैं तुम्हें साथ लेकर घुमाऊंगा फिराऊंगा, पार्टियों में जाऊंगा, तो ये वहम हमेशा के लिए निकाल दो। मैंने तुम्हें अपने घर में रहने की इजाजत सिर्फ इसलिए दी है ताकि पिताजी पर कोई उंगली न उठा सके। बेरुखी भरे राजीव के कर्कश स्वर सुनीता को अंदर तक तोड़ गए। वो रसोई में जाकर राजीव के लिए नाश्ता बनाने की तैयारी में जुट गई। 5 साल पहले सुनीता और राजीव का विवाह धूमधाम से हुआ था। पिता मोहनलाल जी ने रिश्ता तय करने के बाद राजीव से कहा भी था, एक बार लड़की से मिल लो, बातचीत कर लो, इसके बाद मैं उसके पिता से हाँ कह दूं। राजीव ने भोलेपन के साथ जवाब दिया था, यदि लड़की आपको पसंद है तो अच्छी ही होगी। मुझे विश्वास है कि आप जो करेंगे ठीक ही करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मोहनलाल जी को भी भरोसा था कि राजीव उनकी बात काटेगा नहीं। सुनीता के पिता से यह कहते हुए कि आपकी बेटी मेरे घर में मेरी बेटी जैसी रहेगी, उन्होंने विवाह के लिए हामी भर दी थी। लेकिन ससुराल में पहला दिन ही सुनीता के लिए मनहूस साबित हुआ। राजीव ने जब सुनीता को देखा तो उसका चेहरा ऐसे बन गया जैसे किसी ने उसके मुंह में एक साथ कई मिर्चियां ठूस दी हों। न जाने पिताजी ने कहां फंसा दिया इस बदसूरत को मेरे पल्ले मढ़कर। लगता है भगवान ने जब इसे बनाया था उस समय शायद वो ऊँघ रहा था। कुछ भी तो ढंग का नहीं है। नाक, आंख, कान, होंठ सब बेढंग, पूरा शरीर जैसे कोयले की खदान से निकला हो। राजीव ने सुनीता से कहा था,
लगता है पिताजी ने तुम्हें ठीक से देखा नहीं। उनसे जरूर कोई भूल हुई है, वरना तुम जैसी बदसूरत को अपने इकलौते बेटे के सिर कभी न मढ़ते। सुनीता की पूरी रात सिसकियों के साथ कटी थी। हालांकि उसको उम्मीद थी कि 2-4 दिनों में सब ठीक हो जाएगा। उसने सुन रखा था कि मनुष्य की पहचान उसकी सकल सूरत से नहीं, उसके गुणों से होती है। खास तौर से औरत में यदि अच्छे गुण हो तो वो नरक को भी स्वर्ग बना सकती है। सुनीता को विश्वास था कि लोगों की कही ये बात एक न एक दिन जरूर सच होगी। वो दिन जरूर आएगा जब राजीव मेरी रूह तक उतरेगा और उसे सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। सुनीता इसी उम्मीद में 3 साल बैठी रही, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। इस दौरान उसने राजीव के सामने यह कभी प्रदर्शित नहीं किया कि उसके व्यवहार से वह दुखी है। वो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती, राजीव की हर बात मानती। घर के अन्य सदस्यों के सामने उसने कभी कोई ऐसी बात नहीं की कि जिससे पता चले कि दोनों के बीच गहरी दूरियां हैं। सबके सामने वह राजीव की तारीफों के पुल बांधती रहती। राजीव का ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय था, खुद के 4 ट्रक थे, अच्छी खासी आमदनी थी। राजीव ने शहर में अपना एक बड़ा सा ऑफिस बना रखा था। सुबह नाश्ता करके घर से निकलता, फिर दोपहर में खाना खाने के बाद पुनः चला जाता। ऑफिस बंद करने के बाद रात में 10 बजे घर लौटता। एक दिन की बात है, राजीव रात 12 बजे तक घर नहीं लौटा। सुनीता को चिंता हुई तो उसने राजीव को फोन लगाया। सुनीता ने देरी का कारण पूछा तो राजीव चिल्लाते हुए बोला, देख सुनीता, तू मेरी मालकिन नहीं है जो मैं तुझे पल पल की जानकारी देता रहूं। मैं जब चाहूं जहां चाहूं आ जा सकता हूं। तुझे पूछने का कोई हक नहीं है। ध्यान रखना, आज के बाद तू मेरी इंक्वायरी नहीं करेगी। जब मन होगा मैं आ जाऊंगा। सुनीता अपने जज्बातों पर पत्थर रखकर बिस्तर पर चली गई। उसके लिए कोई नई बात न थी, लेकिन आज राजीव का बर्ताव उसे कुछ ज्यादा ही पीड़ादायक लगा। रात करीब 1 बजे राजीव लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। उसने शराब पी रखी थी। सुनीता उसके लिए खाना लेकर आई, लेकिन राजीव ने सुनीता के हाथ को झटका देकर थाली गिरा दी। सुनो, अब बहुत हो गया तुम्हें झेलते हुए। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने दूसरी शादी करने का फैसला लिया है। तुम्हें पिताजी लाए हैं, इसलिए घर पर तुम्हारा पूरा हक है। तुम यहां आराम से रहो। मैंने अपनी पत्नी के लिए दूसरा घर ले लिया है, अब वहीं रहा करूंगा। पत्नी? ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं कौन हूं आपकी? लगता है शराब ने आज आपका दिमाग खराब कर दिया है। सो जाइए। सुनीता माहौल को सहज करने की कोशिश करते हुए बोली। नहीं सुनीता, न तो मैं बेहोश हूं और न ही मेरा दिमाग खराब हुआ है। मैं जो कह रहा हूं सच है। साल भर पहले रंजना मेरी जिंदगी में आई थी। भला की खूबसूरत है वो। लगता है भगवान ने उसे बड़ी शिद्दत के साथ गढ़ा है। मैं अब तुम्हारे साथ अपना जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता। बहुत सोच समझ कर निर्णय लिया है मैंने। अब मैं रंजना के साथ ही रहूंगा। दुनिया की नज़र में भले ही तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन आज तक मैं तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर पाया हूं। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो सुनीता। सुनीता को ऐसा लगा जैसे उस पर पहाड़ टूट पड़ा हो। वह चकराती हुई जमीन पर गिर पड़ी। सुबह जब होश आया तो राजीव जा चुका था। क्या करूं, किससे कहूं ये सब बातें? पिताजी से कहना क्या उचित होगा? कहीं राजीव और न भड़क जाए। सुनीता के मन में उठ रहे सवालों के ज्वार भाटे उसकी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे थे। नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगी। दूसरी शादी कर लेना इतना आसान है क्या? नहीं, राजीव ऐसा नहीं कर सकता।
जरूर उसने शराब के नशे में यह सब बोला है। समय गुजरता रहा। राजीव के क्रियाकलापों में तेजी के साथ परिवर्तन आने लगा। अब वो अक्सर शराब पीकर देर रात घर आता और सुनीता के साथ दुर्व्यवहार करता। सुनीता चुपचाप सहती रही, इस उम्मीद के साथ कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज सुनीता की उम्मीद दम तोड़ती नजर आ रही थी। पूरी रात उसकी आंखें घड़ी के कांटों के साथ घूमती रहीं। सुबह होने को आई, राजीव नहीं आया। सुनीता का धैर्य जवाब दे गया। वह किसी को बिना बताए घर से निकल पड़ी और सीधे राजीव के ऑफिस पहुंची। वहां गार्ड ने बताया कि साहब कल सुबह नई मालकिन के साथ कहीं निकले हैं, अभी तक नहीं लौटे। नई मालकिन? यह सुनकर सुनीता को पूरा यकीन हो गया कि राजीव ने जो कुछ कहा था वो सच था। सुनीता ने गार्ड से नई मालकिन के घर का पता पूछा। एक बड़ा सा फ्लैट। सुनीता को देखकर लान में रंजना के साथ बैठे राजीव को ऐसा लगा मानो कोई भयानक तूफान सा आ गया हो। अरे तुम यहां क्यों आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई मुझसे बिना पूछे यहां आने की? जैसे आई हो ठीक वैसे ही लौट जाओ सुनीता, और अब दोबारा यहां आने की जुर्रत न करना। सामने खड़ी सुनीता को देखकर राजीव बाग बबूला हो गया। उसने सुनीता को बाहर धकेलते हुए अंदर से गेट बंद कर लिया। सुनीता इस धोखे और अपमान को मर्यादाओं की ओट में छुपाती हुई लौट गई। अब राजीव कभी कभार ही घर आता और पिता मोहनलाल से मिलकर वापस लौट जाता। सुनीता की ओर वो देखता तक नहीं। मोहनलाल जी को राजीव के नए रिश्ते की भनक लग चुकी थी, लेकिन वो भी मर्यादा और लोकलाज का चोला ओढ़े खामोश रहे। मोहनलाल जी के घर में सुनीता की जिंदगी ठहरी हुई थी, लेकिन इसके अलावा सब चल रहा था मर्यादा के साथ। 2 साल तक ऐसे ही चला। रंजना की खूबसूरती में डूबे राजीव का ध्यान अपने ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय से धीरे धीरे दूर होने लगा। राजीव पूरी तरह से रंजना की गिरफ्त में आ चुका था। उसका ज्यादातर समय रंजना की इच्छाओं और फरमाइशों को पूरा करने में बीतने लगा। जैसे जैसे रंजना के साथ राजीव की व्यस्तता बढ़ती गई, वैसे वैसे उसके व्यवसाय का मुनाफा घटने लगा। इसी बीच एक दिन रंजना ने राजीव से कहा, शहर से लगा एक बड़ा सा फार्म हाउस बिक रहा है, क्यों ना हम उसे खरीद लें? यहां बहुत शोर शराबा है, वहां शांत वातावरण में चैन से रहेंगे। राजीव ने रंजना के प्रस्ताव पर झट से हामी भर दी। वैसे कितनी कीमत है उस फार्म हाउस की? राजीव ने उत्साहित होकर पूछा। अरे कुछ नहीं, केवल 5 करोड़। बैंक से लोन ले लेंगे। रंजना में डूब चुके राजीव की हिम्मत न हुई कुछ बोल पाने की। राजीव का नाम शहर के इज्जतदार कारोबारियों में शामिल था, इसलिए बैंक से लोन लेने में उसे कोई झंझट नहीं हुई। उसने रंजना के नाम फार्म हाउस की रजिस्ट्री करा दी। ये वो दिन था जब रंजना की खूबसूरती के पीछे छुपे उसके असल इरादे सामने आने शुरू हुए। राजीव, मैं सोच रही हूं कि हमें अब अपना पुराना फ्लैट बेच देना चाहिए। वो तुम्हारे नाम से है ना? ऐसा करो, अखबार में एक विज्ञापन दे दो, जो कोई अच्छी कीमत दे उसे दे दो। रंजना के कुटिल आदेश का राजीव ने अक्षरशः पालन किया। रंजना, फ्लैट से जो पैसे मिले हैं उन्हें बैंक में जमा करवा दो। किस्तें नहीं जा पा रही हैं, लोन का अमाउंट बढ़ रहा है। अमाउंट बढ़ रहा है तो आप अपने ट्रक बेच दो ना, और फिर ये कर्ज वर्ज की टेंशन मुझे मत दो, वो तुमने लिया है तुम ही जानो। जहां तक रही फ्लैट के पैसों की बात, तो उसे भूल जाओ। दरअसल जिसने फ्लैट खरीदा है वो कोई और नहीं, मेरा सगा भाई है।
मैंने उससे पैसे लिए ही नहीं। अचानक बदले रंजना के इस लहजे से राजीव चौंक गया। वह समझ गया कि रंजना ने अपनी खूबसूरती के जरिए उसे मुश्किलों की दलदल में फंसा दिया है। फिर वैसा ही हुआ जैसा रंजना चाहती थी। ट्रक गिरवी रखकर राजीव ने बैंक की बकाया किस्तें जमा की। फिर एक दिन वो हुआ जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। राजीव, बिना शादी के ऐसे हम कब तक रहेंगे? मैं सोच रही हूं कि कोई मालदार आदमी मिल जाए तो मैं अपना घर बसा लूं। तुम्हारी तो शादी हो ही चुकी है, तुम भी अपनी पत्नी के पास चले जाओ। यूं भी अब तुम मेरे काम के नहीं रहे। कंगाल लोगों से मुझे बहुत घृणा है। राजीव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह हाथ मलता हुआ घर की ओर चल पड़ा। पथराई सी खड़ी सुनीता ने जब राजीव को देखा तो समझते देर न लगी कि वो रंजना की खूबसूरती में अपना सब कुछ लुटा चुका है। सुनीता ने राजीव को पहली बार इतनी निरीह अवस्था में देखा। उसकी जुबान तो खामोश थी, लेकिन आंखें चीख चीख कर उसकी बर्बादी की दास्तां सुना रही थी। राजीव की ये दयनीय हालत सुनीता से देखी न गई। वो उससे लिपट गई। राजीव, चिंता की कोई बात नहीं है। पत्नी के रहते पति किसी संकट में फंस जाए ये संभव ही नहीं। तुमने अभी कुछ नहीं खोया है। मेरे पास बहुत सारे गहने हैं, उनसे तुम अपने ट्रक वापस ले सकते हो। पश्चाताप में डूबा राजीव कुछ बोल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे थे, मानो वो कह रहा हो, सुनीता, दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं हो सकता। मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर करना न भूलें। और हाँ, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। अगले मंगलवार हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।